वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज करेंगे बच्चों हम नाना साहब की पुत्री मैना का चैप्टर, जिसकी लेखिका चपला देवी हैं, उसकी व्याख्या का भाग 2। तो कल हमने पढ़ा था कि किस तरह 1857 के जो विद्रोही थे नाना साहब, उनके विठुर के महल को ध्वस्त करने का आदेश अंग्रेज़ सरकार ने दे दिया। और जैसे ही सेनापति है उस महल को महल के आगे तोपें लगा देते हैं और उसे ध्वस्त करने के लिए तैयार ही होते हैं कि महल के बरामदे में एक सुंदर सी बालिका आकर उनसे अनुरोध करती है कि आप इस महल को ना तोड़ें, क्योंकि ये जड़ पदार्थ है और इसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। जिन्होंने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए हैं वो आपके दोषी हैं, पर इस महल का इसमें कोई दोष नहीं है। फिर वो सेनापति हे को बताती है कि उनकी बेटी जो मैरी थी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। अब उसकी मृत्यु हो चुकी है, पर उसका एक पत्र अभी भी उसके पास है। और वो याद दिलाती है कि मैरी के साथ सेनापति हे भी ज़्यादातर उनके घर आया करते थे। और इस तरह सेनापति हे उसको पहचान जाते हैं कि ये नाना साहब की पुत्री है। तो उनके मन में भी दया भाव आ जाते हैं। तो वो अपने प्रधान सेनापति जनरल आउट्रम से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या इस महल को किसी तरह बचाया जा सकता है। तो इसके आगे की जो कहानी है वो हम अब करेंगे। तो आउट्रम कहते हैं कि जनरल गवर्नर की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है, क्योंकि नाना साहब पर अंग्रेज़ों का बहुत क्रोध है और नाना साहब के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। तो सेनापति जब ये सुनते हैं तो वो जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिन, उनको जो है एक तार भेजने का निर्णय लेते हैं। और आउट्रम उनसे पूछते हैं कि आखिर आप ऐसा करना क्यों चाहते हैं। हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये गवर्नर जनरल का ही आदेश है। तो सेनापति हे के मन में दुख होता है, वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जनरल आउट्रम ने नाना का महल फिर से घेर लिया, फिर से तोपें लग गई और उसे ध्वस्त करने की पूरी तैयारी हो गई। तो महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, क्योंकि जब आउट्रम और सेनापति हे बात कर रहे थे तो मैना वहाँ से चले गई। तो फाटक तोड़कर जब सिपाही अंदर गए वो मैना को ढूंढने लगे तो वो मैना वहाँ कहीं नहीं मिली। ये आश्चर्य की बात थी कि सारे महल का कोना कोना खोज लेने पर भी मैना का कोई पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिन का एक तार आया, जिसका आशय इस प्रकार था। जो सेनापति हे ने उन्हें तार भेजा, रिक्वेस्ट की कि क्या नाना साहब के महल को बचाया जा सकता है, तो उसका जवाब आ गया। लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना की स्मृति चिन्ह तक को मिटा दिया जाए। स्मृति होता है कि कोई ऐसी चीज़ भी नहीं बचनी चाहिए जिससे नाना साहब की याद आए, कोई उन्हें याद करने वाला चिन्ह भी नहीं बचना चाहिए, उसे भी ध्वस्त कर देना है। इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउट्रम की आज्ञा से सेना ने नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसाने लगे और घंटे भर में सारा महल मिट्टी का ढेर बन गया। तो सारे महल को जो है वो तोपों से उड़ा दिया गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध जो अखबार था, पत्र था टाइम्स, उसमें 6 सितंबर को यह एक लेख के रूप में लिखा गया कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। दुर्दांत होता है बुरा आदमी। तो अंग्रेज़ों के लिए नाना साहब तो बुरे व्यक्ति थे, वो हमारे लिए स्वतंत्रता सेनानी थे, पर उन्होंने उनके विरुद्ध 1857 का विद्रोह लड़ा, तो इसलिए अंग्रेज़ों के लिए तो वो दुर्दांत थे, एक बुरे व्यक्ति थे, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। भीषण होता है अत्यंत, बहुत ज़्यादा क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेज़ों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग ना भूलेंगे। तो ये उस पत्र में छपा कि अंग्रेज़ जो है जब तक कानपुर के हत्याकांड का बदला ना ले लें, जिसमें कई अंग्रेज़ भी मारे गए, तो वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे और उस हत्याकांड को वो नहीं भूलेंगे। और जब तक उनके शरीर में रक्त है तब तक वो उस हत्याकांड का बदला लेकर रहेंगे। उस दिन पार्लियामेंट में हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई।
जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। तो एक और बात पर जो है, जो सर टॉमस हे थे, उन पर बहुत उनकी खिल्ली उड़ाई गई कि वो जो है नाना साहब की कन्या पर दया दिखा रहे थे। और हे के लिए निश्चित ही ये एक कलंक की बात थी। कलंक की बात इसलिए थी क्योंकि वो अंग्रेज़ों के नौकर थे, और अंग्रेज़ों के नौकर होने के बावजूद वो अपने विद्रोही की कन्या को बचाना चाहते थे, तो इसलिए वो उनके लिए कलंक की बात कही गई। जिस नाना ने अंग्रेज़ के नर नारियों का संहार किया, संहार होता है किसी को मार डालना, तो उसकी कन्या के लिए क्षमा, अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धा अवस्था में सर टॉमस हे ने मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। अर्थात जो सेनापति हे थे वो तो बालिका मैना को अपनी बेटी की तरह मानते थे कि वो, क्योंकि वो उनकी बेटी की मित्र थी। पर उनका मजाक उड़ाने के लिए उस पत्र में ये रिपोर्ट आई कि सारी ज़िंदगी नौकरी करने के बाद एक बुढ़ापे में जो है सर टॉमस हे, सेनापति हे, एक मामूली महाराष्ट्री कन्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए और अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या और अन्य कोई भी संबंधी वहाँ जहाँ कहीं भी मिले वहीं मार डाला जाए। मतलब अंग्रेज़ ये चाहते थे कि नाना साहब का नामो निशान तक मिट जाए, उनकी धन संपदा, उनका कोई भी रिश्तेदार जीवित ना रहे। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ, हालांकि प्रेमालाप नहीं था, वो उसे अपनी पुत्री की तरह मानते थे, और वो मैरी की मित्र थी, इसलिए उस पर दया आ गई, तो उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। मतलब इतनी निर्दयता अंग्रेज़ों ने दिखाई। उस रिपोर्ट में लिखा गया कि जो बालिका मैना है उसको सेनापति हे के सामने ही फांसी पर लटका दिया जाए। तो सन 57 के सितंबर माह में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रासाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। तो 57 में जब सितंबर महीने की बात है, तो उन्होंने तो अंग्रेज़ों ने महल जला दिया, वो राख हो गया। तो आधी रात को चांदनी का समय था, चांदनी थी, और एक बालिका जो है वो स्वच्छ और उज्ज्वल कपड़े पहने हुए, जो नाना साहब का महल राख का ढेर बन गया था। भग्नावशिष्ट होता है जब कहीं आग लग जाती है उसके बाद जो अवशेष बचते हैं उसे कहते हैं भग्नावशिष्ट, और प्रासाद होता है महल, कि जो महल की जो राख का ढेर था उस पर बैठकर वो रो रही थी। तो पास ही जनरल आउट्रम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए, तो बालिका केवल रो रही थी, और सैनिकों के बार बार प्रश्न करने पर कि आप कौन हैं वो कोई उत्तर नहीं दे रही थी। इसके बाद कराल रूपधारी होता है विकराल रूप वाला बुरा व्यक्ति, जनरल आउट्रम भी वहां पहुंच गया। तो वहां उसने उस बालिका मैना को तुरंत पहचान लिया और बोला कि ये तो नाना साहब की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी ओर ना देखती, और अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर वह ज़रा भी ना डरी, क्योंकि अब जो वो चाहती थी कि महल बच जाए वो तो हो नहीं सका, वो उन्होंने जलाकर राख कर दिया, और उनके पिता भी वहाँ से चले गए थे, भाग गए थे। तो अब उसे कोई डर नहीं था कि अब इससे ज़्यादा बुरा मेरा अंग्रेज़ और क्या कर सकते हैं। तो वो अंग्रेज़ी सेना को देखकर भी वो नहीं डरी। जनरल आउट्रम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज़ सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मतलब फिर भी इतना बुरा करने के बाद भी उन्हें बालिका मैना पर दया नहीं आई। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्द्र स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिससे आज मैं यहाँ जी भरकर रो लूँ, क्योंकि हर किसी को अपना जन्म स्थान, वो स्थान जिसमें उसने अपना बचपन बिताया है, खेली कूदी है, वो स्थान प्यारा होता है। तो वो एक बड़े करुणापूर्ण तरीके से जो है आज उनसे प्रार्थना करती है कि मुझे थोड़ी देर इस महल के ढेर पर रोने दिया जाए, कि मैं जी भर के रो लूँ, मेरा जो दुख है उसको मैं निकाल लूँ। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी ना होने दी। पाषाण हृदय होता है, पाषाण होता है पत्थर, और हृदय दिल। जो पत्थर हृदय जो जनरल थे, उन्होंने उसकी अंतिम इच्छा को भी पूरी नहीं होने दिया और उसे कैद कर लिया। उसी समय मैना के हाथों में हथकड़ियाँ लगा दी और कानपुर के किले में ले जाकर उनको कैद कर दिया।
उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेता महादेव चिटनवीस के वाखर पत्र में छपा था। तो महाराष्ट्रीय इतिहासवेता मतलब महाराष्ट्रीय जो इतिहासवेता महादेव चिटनवीस का एक पत्र निकलता था जिसका नाम था वाखर। तो उसमें क्या छपा कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। मतलब उन्होंने बालिका मैना को जलाकर वहाँ भस्म कर दिया। और वाखर पत्र में ये छपा कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। मतलब उन्होंने अंग्रेज़ों ने जो है वो बालिका मैना को जलाकर मार डाला। तो भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सब ने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। कि सभी देशवासियों ने उस देवी मैना का बलिदान देखकर, अपने देश के लिए उसका बलिदान देखकर उसे देवी समझकर सबने उसको नमन किया। तो ये था आपका अध्याय। आशा है आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।